Hello students. So today we are going to discuss a very important topic and the topic name is beam of uniform strength. इस टॉपिक को लोग बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में बाउस के नाम से भी बुलाते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द बाउस इज, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज बाउस? तो जैसा कि हमने बोला आपको कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउस के बारे में, और अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम होने वाला है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। मतलब कि हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि ये टॉपिक क्या है और इसका मतलब क्या है। इसके पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में जाएं, हम कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस सपोज करिए कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम लेता हूं, और हमने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम लिया और हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने एक मोमेंट लगा दिया है। तो अगर आप इस कैंटिलीवर बीम को देखोगे और लेट अस टेक की द लेंथ ऑफ द बीम इज L। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम, तो आप पता है क्या बनाएंगे? इसका जो रिएक्शंस होने वाला है यहाँ पे, इसका रिएक्शंस यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाने वाला है। आपको पता चल रहा है कैसे? क्योंकि ये आपके पास कैसा है? सैगिंग है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है क्या? तो अगर आप यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और देखिएगा यहाँ पे भी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होने वाला है वो आपके पास प्लस एम हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होने वाला है वो प्लस एम हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो इस पार्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको ऐसा लगेगा कि बेंडिंग मोमेंट मैग्नीट्यूड जो है ना वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे आप सेक्शन बदलेंगे ना, वैसे वैसे आपके पास बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ये कैसे पता चला? लेट अस सपोज करिए कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक सेक्शन मान लिया होता कि मैंने फ्री इंड से एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लिया होता, और अगर किसी ने मेरे को बोला होता कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। और आपको पता है कि अगर आपको कभी भी बेंडिंग मोमेंट लेना होता है तो क्या करते हैं? किसी भी एक साइड का आप क्या निकाल देते हैं? किसी भी एक साइड का मोमेंट आप ले लेते हैं, और आपको पता है क्या हो जाएगा? ये प्लस एम हो जाएगा। और आपको आसानी से पता चलेगा कि जब आप एट एक्स इक्वल टू 0 लेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू 0 पे भी ये जो m है ना, उसमें x का टर्म तो है नहीं, इसलिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे a पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास b पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि बेंडिंग मोमेंट एट b जो होने वाला है आपके पास वो प्लस m होने वाला है। और अगर मैं बोल दूं कि एट एक्स इक्वल टू L, तो आप कहां पे आ जाएंगे? एट एक्स इक्वल टू L पे आपने यहाँ पे मतलब कि फिक्स इंड पे आ जाएंगे, और फिक्स इंड पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है वो फिर से आपके पास m होने वाला है। तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि दिस पार्टिकुलर बीम जो है ना आपके पास वो थ्रू आउट कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट को फॉलो कर रहा है। मतलब कि A पे भी बेंडिंग मोमेंट आपके पास m होने वाला है, B पे भी बेंडिंग मोमेंट m होने वाला है, और अगर यहाँ पे कोई C पॉइंट हुआ तो भी बेंडिंग मोमेंट m होने वाला है। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर हमने बेंडिंग मोमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर ली है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस इन दिस पार्टिकुलर बीम। तो आपने बोला कि ये जो आपने कैंटिलीवर बीम बनाया था, इस बीम के बारे में थोड़ा सा हम कुछ एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे पास बीम है ना, उसको किसी सेक्शन का मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मान लिया है। दिस बीम इज ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो मुझे बताने का कष्ट करें कि एग्जैक्टली में बीम कैसा दिखता होगा। एग्जैक्टली में बीम जो है ना आपके पास कुछ ऐसा दिखता होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा बीम आपके पास, इस तरीके का आपके पास ये बीम दिखने वाला। देखिए इस तरीके का आपका बीम दिख रहा होगा। और जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो ये आपके पास बीम है जो इस तरीके का आपके पास दिखने वाला है। अब मेरे को एक बात बताइए कि आपने एग्जैक्टली में क्या किया होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने यहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया था। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी सेक्शन पे, चाहे आप सेक्शन यहाँ पे मान लीजिए, चाहे आप सेक्शन कहीं और मान लीजिए, मतलब कि मैं किसी भी सेक्शन पे बात कर रहा हूं, तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर मैं बोलूं कि बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। बेंडिंग स्ट्रेस आप लोगों को पता है। अगर जिनको भी नहीं पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको पता होगा कि देयर इज ए बेंडिंग इक्वेशन। अभी हम बेंडिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो आपको पता है कि अगर मैं बेंडिंग इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन का इक्वेशन ऐसा होता है m/i
न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेते हैं आप लोग, और यहाँ पे हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा E डिवाइडेड बाई RRR। दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन जो हमें पता है, और इस बेंडिंग इक्वेशन को किसने दिया था? बर्नौलीज साहब ने इस बेंडिंग इक्वेशन को दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि अगर मैं बोलूं कि ये 1 मान लिया मैं, इसको 2 मान लिया मैंने, तो विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो m अपॉन आई एन ए है, क्योंकि मैंने इसको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिया है, और ये हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन वाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सिग्मा बी बराबर क्या होने वाला है? m इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई एन ए। समझ आ रहा है सब लोग को? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास आई एन ए डिवाइडेड बाई वाई वाई वाई। और आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आज से जान लीजिए कि जो एक क्वांटिटी डिफाइन करी गई है जिसको हमने बोला है जेड, जेड का मतलब होता है सेक्शन मॉडुलस। क्या नाम होता है उसका? सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। और ये जो सेक्शन मॉडुलस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? m अपॉन आई। मतलब कि आज के बाद अगर कभी आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पे आई अपॉन वाई लिखना है, यहाँ पे आई अपॉन वाई लिखना है, आई डिवाइडेड बाई वाई। वैसे वहां पे वाई मैक्स लिखिए क्योंकि हम मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। अभी जेड क्या है? तो मैंने बोला जेड का मतलब होता है सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस का मतलब होता है आई अपॉन वाई मैक्स। अभी आपको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो आपको नहीं लगता है क्या कि जो सिग्मा बी इक्वल टू हो जाने वाला है वो m बाई जेड हो जाने वाला है? और आपने एक्चुअली आई जो लिया है, आपने किसके अबाउट लिया है? आपने आई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिया है, इसलिए जो जेड होने वाला है ये भी आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही होने वाला है। इसका मतलब कि सिग्मा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाई जेड। तो आपको अगर यहाँ पे समझ आ रहा है तो थोड़ी देर पहले जो मैंने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया था, तो उसके केस में अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस, तो आप बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इज m बाई जेड। और m का मैग्नीट्यूड तो आपके पास पहले से पता है कि m जो है ना किसी भी सेक्शन पे निकालेंगे लेकिन वो कांस्टेंट ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने देखा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो था वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था। जेड का मतलब क्या है और हम जेड कैसे निकालेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जेड निकाल के बताता हूं। कि अगर आप यहाँ पे लेटर सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे जो सेक्शन लिया था वो कुछ ऐसा सेक्शन लिया था, ऐसा सेक्शन लिया था, और मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये हमारे पास बी है और मान लीजिए कि हमारे पास ये डी है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेटर सपोज करिए कि हमारे पास एक एक्सिस ऐसा है और लेटर सपोज करिए कि हमारे पास एक्सिस ऐसा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और अगर ये वाई एक्सिस हो जाएगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आई कैसे निकालते हैं। आई अगर मान लीजिए कि आप एक्स के अबाउट निकालना चाहते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल के लिए जो आपके पास आई का वैल्यू होता है 1/12 BDQ होता है। लेकिन जनरली आप लोग याद करते हैं ना तो आपको याद रह जाता है, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या है लिखने का कि जिस भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना उसी डायमेंशन का क्यू करना है। अगर आप x के अबाउट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू डी और b का पावर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं ना, आपने ये x वाले एक्सिस के अबाउट निकाला है तो ये b वाले साइड को कट कर रहा है, तो जिस वाले साइड को कट करेगा ना हमेशा उसी का क्या करना पड़ेगा, आपको क्यू करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं कि आई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर इस पर्टिकुलर केस में आई वाई के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/12। और देखिए आई वाई में इसने डी वाले पार्ट को कट किया है तो क्या हो जाएगा b इंटू डी क्यू। मतलब कि अगर आपको कभी भी i का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से i का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? तो अगर आप मुझे बताइएगा कि जो प्रीवियस स्लाइड हमारे पास था और यहाँ पे मेरे को बोलता है कि z का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पे मेरे को कोई बोलता है कि जेड का वैल्यू निकालिएगा, तो आप कोई भी एक्सिस के अबाउट निकालिए। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, आपने क्या लिया है, आपने लिया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आपने क्या लिया है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं थोड़ी देर के लिए कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो आपने लिया था वो कैसा लिया था, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए लेट अस सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला हमारे पास बी रहा होगा और ये वाला हमारे पास डी रहा होगा और ये हमारे पास एक बीम था जो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया है आपके लिए। देखिए अब मेरे को सिंपल सी बात बताइएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ था वो ऐसा कुछ लगा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट आपके पास ये ऐसा, अगर आप इस एक्सिस पे भी दिखाना चाहेंगे तो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ था वो बेंडिंग मोमेंट आपके पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ था। इसी को कहीं पे भी शो कर सकते हैं, यहां पे भी शो कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे बात बताइएगा कि अगर आपने पूरे बीम को इस तरीके से बेंड किया है, इस तरीके से मोमेंट लगाया है, तो पूरा बीम जो होगा ना ये इस तरीके से आपके पास बेंड होने वाला है। किस तरीके से बेंड होने वाला है आपको पता चल रहा है? बहुत ही अच्छी बात है कि ऊपर वाले पार्ट पे क्या होने वाला है, कंप्रेशन होने वाला है,
और नीचे वाले पार्ट पे क्या होने वाला है, टेंशन होने वाला है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बीम जो है टॉप पार्ट कंप्रेशन में चला जाएगा और बॉटम पार्ट जो आपके पास है वो टेंशन में चला जाएगा। अब मेरा सवाल है कि जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है ना, बेंडिंग हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट होने वाला है। जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट होगा। तो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं इसको कि ये एक्स एक्स है और लेट अस सपोज करें कि अभी मुझे वाई वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगा रहे हैं, बेंडिंग उसी के अबाउट होना है, तो मैंने एक्स एक्स मान लिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं जेड एक्स एक्स निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस। अब आप मुझे बताइएगा कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाले एक्सिस के अबाउट। आपने देखा कि डी वाले को कट कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 1/12 इंटू बी डी क्यू और डिवाइडेड बाई वाई मैक्स का क्या मतलब है, जो एक्सिस है ना उससे आपको अपोजिट साइड पे जाना है, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। देखिए ये वाला एक्सिस है ना, तो मैक्सिमम आप ना ये d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, d/2। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो d/2 हो जाएगा। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा, z का जो वैल्यू होने वाला है 1/6 इंटू bd² होने वाला है, एज फार एज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज कंसर्न। अब मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा प्रीवियस स्लाइड की तरफ चलता हूं। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं ये z का वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स एक्स के अबाउट ले रहा हूं, तो 1/6 इंटू bd² हो जाएगा, सो डैट जो बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास इंड्यूस होने वाला है डेट इज 6m अपॉन bd²। होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी कि पूरी चीजें कैसे आपके पास इवॉल्व होके आ रही है। मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 6m अपॉन bd² है। पता माय डियर फ्रेंड, दिस इज ए वेरी वेरी गुड थिंग। गुड थिंग कैसे है, यहाँ पे देखिएगा कि जो एग्जैक्टली आपके पास सिचुएशन कैसा है, मैं थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। पूरा सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसा था कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम था। इसको स्क्वायर मत समझिएगा, मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं क्योंकि मैं विड्थ और डेप्थ दोनों का अलग अलग मान रहा हूं। देखिएगा, और यहां पे मैंने इसको क्या मान लिया था, ये पूरा का पूरा मैंने डेप्थ मान लिया, इसका डी डेप्थ मान लिया था, और ये पूरा का पूरा मैंने बी डेप्थ मान लिया, सॉरी बी विड्थ मान लिया था। और इसी एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या हुआ था, बेंडिंग मोमेंट आपके पास लगा था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है क्या। और आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होने वाला है वो आने वाला है 6m अपॉन bd²। और पता है ये किसी भी x पे आप अगर निकालेंगे ना तो आने वाला है। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब वो x पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है क्या। देखिए ना, चाहे आप यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, magnitude of bending stress is independent of x। और आपका मतलब क्या है कि x से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि किसी भी सेक्शन पे, किसी भी लोकेशन पे आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट है। सो डेट आप क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, the magnitude of the bending stress is always constant throughout the section। देखिए, this is our conclusion for this particular question। ये हमारे पास पार्टिकुलर कंक्लूजन है। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या फायदा हुआ, अगर आपके पास थ्रू आउट बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इससे क्या फायदा हुआ। तो इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि लोगों ने बोला if magnitude of bending stress, if magnitude of bending stress is throughout constant at any section, that type of beam is known as beam of uniform strength। समझे क्या। अभी इसका मतलब समझिएगा, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं, कभी गेट के एग्जाम में आएगा, कभी पीएससी के एग्जाम में आएगा, कभी बार के एग्जाम में आएगा, कभी इसरो के एग्जाम में आएगा। मतलब कि हर एक एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और आप क्या बोलेंगे कि जो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ is that type of the beam in which at each and every section of the beam the magnitude of the bending stress is throughout constant। याद रहे, मैग्नीट्यूड बेंडिंग मोमेंट का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस का
थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए। पर उससे फायदा क्या है, अगर मैग्नीट्यूड ना बेंडिंग स्ट्रेस का थ्रू आउट कांस्टेंट है ना, तो यू कैन इजीली यूटिलाइज द मटेरियल। आपका मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन होने वाला है ना, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कैसे होने वाला है, हम अभी आपके सामने में शो करेंगे। तो क्या आपको पता चल रहा है क्या कि क्या होता है बाउस? बाउस का मतलब क्या है कि किसी भी सेक्शन पे आपके पास ना मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो हमेशा थ्रू आउट सेम होना चाहिए। तो अब हम कुछ और बातें करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपके सामने में एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं और लेट्स सपोज करिए कि आई एम गोइंग टू गिव अनदर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है क्या? एग्जांपल नंबर 2, पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल नंबर 1 था। मान लीजिए कि मैंने बीम बदल दिया और हमारे पास बीम ऐसा है। हमने कैंटिलीवर बीम ही लिया है और हमने यहाँ पे W लोड लगा दिया है और ये लेंथ क्या है? L लेंथ है। अब मुझे सोच के बताइए आप लोग, और बहुत ध्यान से देखिएगा इस पार्टिकुलर बीम को। सर जी इस बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा है? आप चाहें तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए, अगर आप रेक्टेंगुलर मान रहे हैं तो अभी हम इसको फिर से ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ही बीम मान लेते हैं। ये जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। अब मुझे सबसे पहले बताइएगा कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, अगर मैंने फ्री इंड से एक x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन xx जो होने वाला है वो -w इंटू एक्स होने वाला है। ये आपको पता होगा कि आपके पास ये पूरा हॉगिंग हो रहा है तो -w x हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर ये पॉइंट A है और अगर ये पॉइंट B है तो एट x इक्वल टू 0 पे आप कहां रहने वाले हैं? आप रहने वाले हैं पॉइंट B पे, और वहां पे बेंडिंग मोमेंट आपके पास क्या होने वाला है? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B जो होने वाला है वो होने वाला है -w इंटू 0 इक्वल टू 0 होने वाला है। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिएगा, अगर आप A पॉइंट पे जाएंगे तो एट x इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा? x इक्वल टू L, और अगर आप x इक्वल टू L डालेंगे तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आपके पास होने वाला है वो A पॉइंट पे निकलेगा और वो हो जाएगा -w इंटू एल। कैसे? क्योंकि आपने x की जगह पे क्या कर दिया है? x की जगह पे आपने L पुट कर दिया है, L पुट कर दिया है। ठीक है क्या? चलिए आगे की बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा कि दोनों हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गए हैं। अगर किसी ने बोला कि क्या इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है, आपको पता है कि बहुत ही आसान है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, और ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा शो होगा आपके पास। और देखिएगा ये नीचे आएगा क्योंकि निगेटिव होगा। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये L लेंथ है, और यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होने वाला है फिक्स इंड का वो WL हो जाएगा, और यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होने वाला है वो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट A दिखेगा और ये पॉइंट आपके सामने में B दिखेगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट है। अब मुझे सोच के बताइएगा, क्या ये बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है? ये नहीं है। आप बोलेंगे सर जी ये बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का नहीं है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना वो थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है। गलत। मैंने आपको क्या बोला, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको कि बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड से ना बाउस का कुछ भी लेना देना नहीं है। बाउस का लेना देना सिर्फ और सिर्फ ना बेंडिंग स्ट्रेस से है। तो अभी हम नहीं बता सकते कि ये बीम जो है ना वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है या नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। लेकिन एग्जैक्टली में बीम कैसा रहा होगा? अगर आप थ्रू आउट बीम के बारे में बात करेंगे तो एग्जैक्टली में आपके पास बीम कैसा रहा होगा? आपके पास बीम कुछ ऐसा रहा होगा, आपके पास बीम कुछ ऐसा रहा होगा। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात मैं कर रहा हूं तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का बीम रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास कुछ बीम रहा होगा। जगह की कमी है कि आप समझिए, इमोशंस को समझिए थोड़ा सा। ये आपके पास कुछ बीम रहा होगा, ये मान लीजिए कि आपके पास बी रहा होगा, ये आपके पास डी रहा होगा। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसा बीम रहा होगा, और आप देख सकते हैं ना कि ये पूरा का पूरा प्रिज्मेटिक है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन जो है इसका यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ना, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे भी उतना ही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत पता चलेगी थोड़ी देर के अंदर में। ये देखिए यहां पे भी सेम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे भी सेम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब खर्चा जो है ना दोनों जगह पे सेम है। लेकिन आप ध्यान से समझेंगे ना, ये तो रहा कि हमारा एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, प्रिज्मेटिक है, और ये रहा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमारा इंटरेस्ट है बेंडिंग स्ट्रेस। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा इंटरेस्ट है बेंडिंग स्ट्रेस निकालने में। और आपको किसी ने बोला होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? M/Z। और आप बताएं मुझे कि यहाँ पे एग्जैक्टली में, अगर मैं व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर दूं थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ पे एग्जैक्टली में अगर आप देखेंगे ना तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऐसा लगाया है। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारे पास ऐसा है, और इसको थोड़ा यहाँ पे भी दिखा दीजिए तो ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट ऐसा है। और आप देख सकते हैं कि बेंडिंग जो होने वाला है वो वर्टिकल प्लेन में होगा,
और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, W इंटू एल है। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो बताओ सिग्मा बी बराबर एम बाई जेड होने वाला है, और m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू आपको पता है कि W इंटू एल है, लेकिन W इंटू एल नहीं है, ध्यान से समझिएगा, W इंटू एल इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, देखिए ना W इंटू एल इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, लेकिन एट एनी x, देखिए एट एनी x, अगर किसी भी x पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना तो दैट इज WX, क्या है, किसी भी x पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालने वाले हैं तो दैट इज द WX। इसीलिए हमको इस इक्वेशन को जनरलाइज करना पड़ेगा कि हम जो बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं फिलहाल के लिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हम जो बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं वो कैसा है, वो कुछ ऐसा कहानी बयां कर रहा है, -W इंटू एक्स। वैसे आप मैग्नीट्यूड लिखिए फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन का ध्यान हम खुद रख लेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया -W इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू आपने बताया है कि 1/6 इंटू BD स्क्वायर, तो क्या -6WX डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ सर जी बिल्कुल है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी सेक्शन। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस जो है इस टाइम पे ना, देखिएगा बेंडिंग स्ट्रेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। फिलहाल के लिए अगर सब कुछ को कांस्टेंट माना जाए, अगर b को कांस्टेंट माना जाए, d को कांस्टेंट माना जाए, तो आपको लग रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि अगर मैं बोलूं मैं पेज चेंज कर लेता हूं कि हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी सेक्शन इज -6WX डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर। आप मुझे बताइएगा कि एट x इक्वल टू 0 पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, बेंडिंग स्ट्रेस। और आप पता है कहां पे रहने वाले हैं, वो जो फ्री इंड है ना उसको हमने b माना है तो वहां पे रहने वाले हैं। और देखिएगा -6W इंटू एक्स का वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा BD स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 0। बट एट x इक्वल टू एल पे आप आ जाएंगे a पॉइंट पे, और a पॉइंट पे जो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होने वाला है वो हो जाएगा -6 इंटू, और x के जगह पे आप l पुट कर दीजिए तो -6L अपॉन BD स्क्वायर। अब सोच के बताइएगा, आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा आप लोगों को कि एक पॉइंट पे ना ये जो बीम आपने पहले निकाला था, ये जो बीम आपके पास था जिसमें पॉइंट B ये था और इसमें पॉइंट ये था, यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 0 है, और यहाँ पे जो आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है वो -6WL अपॉन BD स्क्वायर है। और उसके बीच में जैसे जैसे आप x का वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास ना बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदलते जा रहा है। आपको नहीं लगता बाउस का डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है? क्योंकि बाउस का कहना है कि अगर कोई बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का होगा तो एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन जो होने वाला है उस पे बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने वाला है। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस एट x इक्वल टू L। क्यों ऐसा? दो ही पॉइंट, क्योंकि मैंने दो ही पॉइंट पे निकाला है, आप चाहेंगे तो सारे पॉइंट पे डिफरेंट आने वाला है। दैट्स वाई फ्रॉम द अबव कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो बीम आपके पास आपने देखा है नॉट ए बाउस, ये आपके पास बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है तो इसका प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का नहीं होता है तो उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम की क्या बात है? प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझिए। लेट अस सपोज करिए कि आपने क्या बोला कि हमारा जो मटेरियल था, जो हमारा बीम था, वो हमारा कैसा था? दिस इज आवर ओरिजिनल बीम, और मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाता हूं ताकि आपको फील हो कि एग्जैक्टली में क्या है यहाँ पे। देखिए ठीक है क्या? और आपने यहाँ पे बेंडिंग वगैरह करा दिया है, आपको पता है। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि ये पॉइंट A था, सॉरी ये पॉइंट आपके पास B था और ये पॉइंट आपके पास A था, और आप मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि A पॉइंट पे आपने कितना मटेरियल बर्बाद किया है? A पॉइंट पे आपने कितना मटेरियल बर्बाद किया है? देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। A पॉइंट पे आपने इतना सारा मटेरियल का इस्तेमाल किया था ताकि आपका बीम जो है ना बेंडिंग को रेसिस्ट कर सके, आपका जो बीम है वो बेंडिंग को रेसिस्ट कर सके। लेकिन अगर आप A पॉइंट की बात करेंगे ना तो A पॉइंट पे आपने कितना मटेरियल बर्बाद किया है? सेम। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना वो यूनिफॉर्म है, मतलब प्रिज्मेटिक सेक्शन है। एक बच्चा बोलेगा सर जी इस वाले पॉइंट पे कितना मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है? देखिए इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे आपको पता चल जाएगा, अभी भी आपने इतना ही मटेरियल बर्बाद किया है। मतलब मटेरियल जो आपने यूटिलाइज किया है ना, आपने जितना मटेरियल यूटिलाइज किया है बीम को बनाने में वो हर जगह पे सेम है। बट इससे फायदा है कि नुकसान है? बहुत नुकसान है। क्यों इसका नुकसान है? देखिएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड 0 है
और फिर भी आपने इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है। क्या समझ आ रहा है यहाँ कि आपने बी वाले पॉइंट पे आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, मतलब कि बीम आपका बेंडिंग के कारण फेल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी जीरो है। बट फिर भी आपने मटेरियल को बोला कि जाओ इतना मटेरियल मैं तुमको दे रहा हूं, बेंडिंग को रेसिस्ट कर दो। अरे भैया जब स्ट्रेस ही नहीं है तो मटेरियल देके क्या कर लोगे बताओ मुझको? हाँ, क्या रेसिस्ट कर पाएगा? क्या नहीं। लेकिन अगर आप ए पॉइंट की बात करोगे ना तो यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है भाई साहब, और कितना आया है? यह आया है -6 × WL/BD²। और सोचो कि जब आपके पास ना कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं था, जीरो अमाउंट ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, तब भी आपने इतना ही खर्चा किया है बेंडिंग को बचाने, बेंडिंग से अपने आप को बचाने के लिए। और जब आपके पास बहुत सारा बेंडिंग स्ट्रेस था फिर भी आपने उतना ही मटेरियल का इस्तेमाल किया है अपने बीम को बेंडिंग से बचाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि अगर आपका बीम बाउंस नहीं है, इसका मतलब है कि इफेक्टिवली आपने अपने मटेरियल का यूटिलाइजेशन नहीं किया है। क्योंकि होना क्या चाहिए था? कायदे से ये होना चाहिए था कि यहां पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं है ना तो मेरे को बिल्कुल 9 के बराबर मटेरियल देना चाहिए था, और यहां पे अगर बहुत सारा बेंडिंग स्ट्रेस है तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ द मटेरियल देना चाहिए था, ताकि हमारा बीम जो है ना बेंडिंग को आसानी से रेसिस्ट कर सकता है। तो आपको पता चल रहा है क्या कि जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहां पे है? दुनिया में जगह जगह पे ब्रिज बनाए जाते हैं, हर जगह पे जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसमें बाउंस का कंसेप्ट आपको लिया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा लीफ स्प्रिंग के बारे में, जो ट्रक्स के नीचे लगा रहता है लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग, उसमें भी आपने देखा होगा तो बाउंस का कंसेप्ट रहता है। मतलब बाउंस का कंसेप्ट जो है ना हर जगह पे है कि आपको मटेरियल को इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है। लोगों ने बोला तब तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो आपने बनाया है बेंडिंग स्ट्रेस हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, फिर भी आपने मटेरियल हर जगह पे ना यूनिफॉर्म लगा दिया है। सर जी क्या उपाय है, मुझे बताने का कष्ट करें। मैंने बोला कि अगर कोई बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में नहीं है तो हम उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। वाव वाव वाव, क्या बोला हमने कि बी कैन मेक द बीम टू यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और अगर आपको बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है तो क्या कर सकते हैं? हमको दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमको दो मेथड्स है जो हम लगा सकते हैं बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाने के लिए। सर जी कैसे? अब आप मुझे सोच के बताइए ना कि आपने क्या बोला है कि मुझे बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है ना वो थ्रू आउट कांस्टेंट चाहिए। आपने ही बोला है ना कि मेरे को बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट कांस्टेंट चाहिए, तभी जाके मैं बाउंस बना पाऊंगा। ठीक है, और आपको पता है क्या कि ये जो सिग्मा बी का आपके पास वैल्यू आया है वो कितना आया है? -σWx डिवाइडेड बाई BD² इक्वल टू, मेरे को ये कांस्टेंट चाहिए भाई साहब, कांस्टेंट चाहिए। कैसे भी करके दो लेकिन मेरे को दो। अब मुझे सोच के बताइएगा कि साहब ये कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी डेंजरस। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने क्या बोला, दो मेथड क्या हो सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप ना डेप्थ को कांस्टेंट रखिए, डेप्थ को कांस्टेंट रख दीजिए और विड्थ को वेरी कराइए। देखिएगा क्या होगा इसका कंसीक्वेंस। विड्थ को क्या कराइए? वेरी कराइए। अब आप बताओ मुझको कि अगर आप डेप्थ को कांस्टेंट रख के विड्थ को वेरी कराएंगे तो क्या होने वाला है? देखिएगा इस पार्टिकुलर इक्वेशन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 6 ऑलरेडी कांस्टेंट आपके पास है, W जो आपने लगाया है लोड वो हमेशा से कांस्टेंट है, और विड्थ आपने क्या बोला है, सॉरी डेप्थ को आपने क्या बोला है कि मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास x है जो वेरिएबल है और एक आपके पास b है जो वेरिएबल है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे x/b इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, और b को मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं bx जैसा, x सफिक्स में है। x सफिक्स का क्या मतलब है कि bx जो होने वाला है आपके पास, bx जो होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होने वाला है। मतलब कि अगर आपको कांस्टेंट करना है ना x/b को, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ना वैसे वैसे विड्थ का भी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और इसका नेचर कैसा होगा? लीनियर। देखिए ना विड्थ जो है ना x के साथ ना लीनियरली आपके पास बढ़ना पड़ेगा, और अगर आप लीनियरली बढ़ा पाए ना तो आप अपने बीम को ना यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। सर जी कैसे बना सकते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या बोला कि आपको विड्थ को क्या कराना है? वेरी कराना है, लेकिन डेप्थ को क्या रखना है? डेप्थ को हमेशा सेम रखना है। मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया, देखिए ऐसा जुगाड़ लगाया, ये देखिए ये वाला ऐसा, ठीक है क्या? और मैंने बोला कि ये देखिए हमारे पास जो डेप्थ है ना हमेशा कांस्टेंट है, डेप्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है क्या? अब देखिए, अब आप बोलोगे सर जी अब क्या करें? अब देखिए अभी आपको बताता हूं मैं क्या करना है। देखिए इस तरीके से मैंने एक बीम बना दिया है। अब देखिएगा इस बीम के लिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बनाता हूं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। हाँ, ताकि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखे बिल्कुल भी। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में इमेजिन करिए आप लोग, इमेजिन दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन।
अब इस बीम को देख के आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इस बीम को ध्यान से देखिए, इस पूरे बीम को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानिएगा और मैं यहाँ पे एक ना आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देने की कोशिश करता हूँ और आपका जो लोड लगा हुआ है ना वो लोड कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, लोड कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। देखिए देखिए फ्री इंड पे आपके पास एक लोड लग रहा है, लोड लग रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं दूर से देखने की कोशिश करता हूं, यस बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला आपके पास क्या था, ये वाला आपके पास क्या था, डेप्थ था, डेप्थ था जो थ्रू आउट कांस्टेंट है। देखिए ये पूरा का पूरा आपके पास बीम का लेंथ था L और आप अगर यहां से x का कोई भी वैल्यू लेते हैं किसी भी एक खास डिस्टेंस पे तो देखिएगा आप यहां पे लेंगे तो विड्थ का वैल्यू कुछ और मिलेगा, यहां पे लेंगे तो विड्थ का वैल्यू कुछ और मिलेगा, यहां पे लेंगे विड्थ का वैल्यू कुछ और मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास ना विड्थ का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। फायदा देखिए क्या हुआ इससे, बहुत ज्यादा। और सर जी आपने इसको 1 डिग्री का क्यों बनाया, मतलब आपने इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बोला था कि जो विड्थ होना चाहिए ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, मतलब कि लीनियरली विड्थ को आपको वेरी कराना है, अदरवाइज आप बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का नहीं बना सकते हो। तो अगर आपको इसी बीम को जो कि आपने पॉइंट लोड लगाया था, अगर आपको इस बीम को ना यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना होता तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का आप कैसे बनाते, bx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और इसको लीनियरली। अब फायदा देखिए क्या है, फायदा ये है कि ये पॉइंट आपके पास था b और ये पॉइंट आपके पास क्या था, ये पॉइंट आपके पास था ये। माय डियर फ्रेंड बी पॉइंट, ये हमारा ए जीरो कहां पे है, बी पॉइंट पे है और ये हमारा ए पॉइंट पे है, ठीक है क्या। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अब आप यहां पे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बी पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, मतलब कि बिल्कुल भी हमारा बेंडिंग से बीम फेल हो जाए ऐसा संभावना दिख नहीं रहा है। तो देखिए बी पॉइंट पे मटेरियल भी हमने ना सिर्फ नाम मात्र कर लगाया है। बी पॉइंट पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस 9 के बराबर है, जीरो है ऑलमोस्ट, तो आपने जो मटेरियल दिया है ना वो भी ऑलमोस्ट जीरो दिया है। उससे क्या फायदा हुआ भाई साहब, जब बीम फेल ही नहीं हो रहा है तो हम दुनिया भर का मटेरियल का इस्तेमाल करके क्या करेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको स्कूल के बच्चे ने बोला बाहर निकल तुझको बताता हूं और आपने ना 1 करोड़ का बॉडीगार्ड रख लिया। हाँ क्या सच में होने वाला है, अरे बाहर निकलेगा तो आपको बहुत ज्यादा तो गाली देके चला जाएगा, एक थप्पड़ देके चला जाएगा, पर उसके लिए 1 करोड़ का बॉडीगार्ड रखना क्या सच में आपको लगता है क्या कि बहुत ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन आपने अपने रिसोर्स का किया है। तो जहां पे ज्यादा खतरा है ना वहां पे आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एट द सेम वे अब अगर ए पॉइंट पे देखेंगे ना तो ए पॉइंट पे बड़ा सारा बेंडिंग स्ट्रेस है, तो आपने सबसे ज्यादा जो मटेरियल है ना ए पॉइंट पे ही लगा है। इससे हमें पता चलता है कि यस नाउ वी हैव इफेक्टिवली मेक द मटेरियल्स यूटिलाइजेशन, हमने मटेरियल का अच्छा से यूटिलाइजेशन किया है और अब ये बीम कैसा बन गया है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब ये बीम क्या है, बाउस बाउस बाउस। समझ आ रहा है सब लोग को, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा बोलता है कि सर जी क्या दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे जिससे आप बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। नहीं, आप चाहोगे तो डेप्थ को भी चेंज कर सकते हो। जैसे 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 अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको मैंने बताया है कि हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, दैट इज -6wx डिवाइडेड बाई BD²। और आपने क्या बोला कि मेरे को किसी भी हाल में ना ये कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमें बेंडिंग स्ट्रेस जब तक कांस्टेंट नहीं होगा ना तब तक हमारा बाउस कंप्लीट नहीं होगा। और आपको पता चल रहा है ना आप बाउस को कंप्लीट क्यों करना चाहते हैं, ताकि आप मटेरियल को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके अकॉर्डिंग टू देयर बेंडिंग स्ट्रेस। अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि एक बच्चा बोलता है कि सर जी अब मैं ना दूसरा केस लेता हूं, सेकेंड केस लेता हूं। और सेकेंड केस क्या था आपके पास कि मैंने बोला कि अब मैं विड्थ को कांस्टेंट रख देता हूं, अब मैं विड्थ को कांस्टेंट रख देता हूं और मैं डेप्थ को वेरी करा देगा। अब मैं डेप्थ को क्या करा देगा, वेरी करा देगा। डेप्थ इज गोइंग टू वेरी वेरी वेरी। अब आप मेरे को सोच के बताइएगा कि अगर ये स्टोरी यहाँ पे होने वाली है तो क्या लिखेंगे, -6wx डिवाइडेड बाई b इंटू D² इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए मैंने क्या बोला, 6 तो जन्मों जन्मों से कांस्टेंट है, W जन्मों जन्मों से कांस्टेंट है इस पार्टिकुलर केस के लिए, और X आपके पास वेरिएबल है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है क्या। और B आपने बोला है कि अभी भाई साहब मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन D क्या है, अब आपको D को वेरिएबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको X को और D को चेंज नहीं करोगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि X डिवाइडेड बाई, अब D को मैं क्या बोलता हूं, dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला मैंने, ताकि आपको मैं बता सकूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली चीजें कैसे हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है, अगर आप माइनस लेना चाहोगे तो ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। -x/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। और आपको पता है कि अगर मैं dx को y मानता हूं और इसको अगर मैं x मानता हूं तो आपको पता चल रहा है ना, ये y² इक्वल टू 4ax जैसा
कुछ कर्व बन रहा है और ये तो पाराबोला होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये पाराबोला जैसा कर्व बनने वाला है। तो ये जो डेप्थ जो आपका वेरी करेगा, देखिए ना ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का दिख रहा है, मतलब कि जो y है ना वो y क्या है, डेप्थ है। तो डेप्थ जो वेरी करने वाला है ना वो पाराबोलिकली वेरिएशन करने वाला है, इस तरीके से वेरी करेगा x के साथ, ताकि आपका बीम क्या हो जाए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बन जाए बन जाए बन जाए। एक बच्चा बोलेगा बनाएंगे कैसे? वेरी सिंपल, आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको इसका वेरिएशन दिखाता हूं कि डेप्थ को वेरी करा के आप बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कैसे बना सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक ऐसा बीम बना लीजिए जिसका विड्थ जो है ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हम रखने वाले हैं। इसका जो विड्थ है ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखने वाले हैं। देखिए ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। पूरा बीम बनेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं मटेरियल को। ये देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, ये विड्थ है हमारे पास। और यहाँ पे हमने बोला कि अब मैं इसका डेप्थ जो है ना वो कैसे वेरी कराएगा, पाराबोलिकली। और ये इस तरीके से आपका डेप्थ वेरी हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? इस तरीके से इसका डेप्थ पाराबोलिकली वेरी हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और कलर चेंज करूं तो इसके पीछे से, अब ये वाला पार्ट जो है ना इसके पीछे से जाएगा, ये वाला पार्ट इसके पीछे से जाएगा। ये इस तरीके का बीम बनने वाला है आपके पास। देखिए ध्यान से सब लोग देखिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। वैसे तो एग्जाम में पाराबोलिक के लिए आ जाए यही बहुत है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पूरा विड्थ है ना, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ हमेशा आपके पास थ्रू आउट कांस्टेंट चल रहा है, हमेशा विड्थ थ्रू आउट कांस्टेंट चल रहा है। और ये इसका डेप्थ है, ये इसका डेप्थ है। और आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है ना, इसके पीछे वाला पार्ट बनाया है, आप थोड़ा इमेजिन करिएगा। और ये देखिए डेप्थ पहले ये था, अब ये था, अब ये था। डेप्थ इसका घटते जा रहा है, डेप्थ इसका घटते जा रहा है, डेप्थ इसका घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। और घटते घटते आपका डेप्थ क्या हो जाएगा? क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं इसको डॉट बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि पीछे का पार्ट है। देखिए तो इस तरीके से आप किसी भी बीम को क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा क्या कर दिया है, बाउस बना दिया है। कि हमारे पास पता है ना स्टोरी क्या था, हमारे पास स्टोरी था कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बीम था जिसमें एक पॉइंट लोड लगा हुआ था। जब मैंने उसका एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि दैट बीम इज नॉट बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमने उस बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बना दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे ना, यहाँ पे ये फ्री इंड पे देखेंगे, जैसे आपने इसको ए माना था और आपने इसको बी माना था, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि बी पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस ना के बराबर था। तो हमने बिल्कुल डेप्थ का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब लिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। और बी ए वाले पॉइंट पे बड़े सारे बेंडिंग स्ट्रेस थे, तो हमने बड़े सारे मटेरियल्स का क्या कर दिया है, इस्तेमाल कर दिया है। तो इस तरीके से आप ना किसी भी बीम को बाउस बना सकते हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज द इफेक्टिवनेस ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इज कंसर्न। जितना अच्छा से मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे ना, उतना अच्छा आपके पास काम बनेगा और आपका खर्चा भी कम होगा और आपका बीम भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने बाउस को कैसे बनाया है। नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन टू यू, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि जो भी आपने पढ़ा है आपको कितना समझ आया है और क्या आप अपने आप से बाउस का कंसेप्ट इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट अस सपोज करिए कि मैंने आपको एक सिचुएशन दिया है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूं कि आप बताएं मुझे कि वो बीम को बाउस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो लेट अस सपोज करिए कि मैंने बोला कि हमारे पास ना एक ऐसा बीम है, हमारे पास एक ऐसा बीम है और मैंने बोला कि ये बीम पे हमने क्या किया है, आप इसको थोड़ी देर के लिए कैंटिलीवर जैसा ट्रीट करिए और इस बीम पे हमने ना एक यूडीएल मान लिया है, यूडीएल यूडीएल यूडीएल। इस बीम पे हमने ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया है और ये पूरा का पूरा जो लेंथ आपके पास है वो पूरा लेंथ आपके पास एल होने वाला है। और मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो विड्थ है ना वो ये आप इसको डेप्थ मान लीजिए, ये डेप्थ आपके पास डी है। मैंने बोला कि आपको देख के लग रहा होगा कि ये बाउस नहीं है। सर जी मुझे नहीं पता चल रहा है कि बाउस नहीं है। यस, ये बाउस नहीं है। क्यों बाउस नहीं है? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से इस पे एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, तो आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन xx मान लिया एंड द डिस्टेंस इज xxx, तो आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट xx। आप बोलेंगे कि सर जी ये पूरा लोड कितना होगा, अगर इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है, अगर इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक फिक्सिशियस लोड लग जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड W इंटू एक्स होने वाला है। और ये कितने डिस्टेंस पे लगने वाला है? डिस्टेंस इज x/2। तो अगर आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी -wx इंटू x/2, मतलब ये हो जाने वाला है -wx²/2। और माय डियर फ्रेंड आप ध्यान से देखिएगा, ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपके पास है -wx²/2। तो अगर आप यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे ना ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू खींचना चाहोगे, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन खींचना चाहेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपके पास कैसा आने वाला है? देखिए यहाँ पे आपके पास WL² दिखेगा और यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट, इसको ए मान लीजिए यहाँ पे और इसको बी मान लीजिए यहाँ पे, और इसको आप देखोगे ध्यान से तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन आपके पास दिखेगा, निगेटिव में, निगेटिव में, निगेटिव में। अब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि बेंडिंग मोमेंट हर जगह पे चेंज हो रहा है, लेकिन हमें बेंडिंग मोमेंट से कुछ लेना देना है नहीं। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस। आपने बोला सर जी बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी भी एक्स एक्स पे पता है हमें बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है m/z, और आप मुझे बता दीजिए m का वैल्यू आपने अभी भी निकाला है -WX²/222, और z का वैल्यू क्या है? अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जो कि मैं इमेजिन कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए कि अभी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो आप बताइए मुझे कि क्या होने वाला है। आपने बोला है 1/6 BD², आपने z का वैल्यू थोड़ी देर पहले ही मुझे बताया है 1/6 × BD²। आप बता दीजिए ये कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -3WX²/BD²। और आप देखें ना कि एट x = 0 पे अगर आप देखेंगे ना तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 0 होने वाला है, क्योंकि आपने x यहाँ पे लिया है, आप b पॉइंट पे पहुंच चुके हो। बट अगर आप एट x = L पे बात करेंगे तो आप A पॉइंट पे पहुंच जाओगे, एंड एट दैट पॉइंट द बेंडिंग स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, यहाँ पे x का वैल्यू L पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -3WL²/BD²। अब आप खुद ही सोच के बता दो कि क्या आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट सेम है या नहीं है? यस, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट। अब ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब ये अच्छा बीम नहीं है। अच्छा बीम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है ना वो अच्छे से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपके पास बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था वहां पे भी आपने बड़े सारे मटेरियल्स का खर्चा कर दिया है, और जहां पे बड़ा सारा स्ट्रेस है वहां पे भी आपने उतना ही मटेरियल का इस्तेमाल किया है। तो इट इज नॉट ए वेरी वेरी वाइज डिसीजन। तो सर जी क्या करना चाहिए? मैंने बोला आपका सवाल ऐसा है, सवाल ऐसा है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ विड्थ। आपको विड्थ में कैसे वेरिएशन करना चाहिए टू मेक द बीम बाउंस, टू मेक द बीम बाउंस। आपको इस बीम को ना बाउंस बनाना है, तो आपको इसका विड्थ कैसे वेरी करना चाहिए यही आपको बताना पड़ेगा। अब आपको पता है अच्छे तरीके से, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। और क्या पता है? ध्यान से समझिएगा कि आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आया है एट एनी XX, वो क्या है? -3WX²/BD², अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये मुझे कांस्टेंट चाहिए, ये मुझे कांस्टेंट चाहिए। और मैंने बोला कि मैं जो सिचुएशन ले रहा हूं ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं ये मान रहा हूं कि मेरा जो डेप्थ का वैल्यू है ना वो कांस्टेंट में मानूंगा। डेप्थ इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि विड्थ मस्ट बी वेरिंग। इसका मतलब है कि विड्थ को आपको वेरी करना ही पड़ेगा, विड्थ मस्ट बी वेरिंग। अब सोचिएगा मेरी बात को ध्यान से कि आपने बोला कि ये हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है, और आपने बोला कि मैं d को कांस्टेंट मान रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि x² / b को आपको हमेशा कांस्टेंट बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो b और x² में कैसा रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। मतलब कि b विड्थ जो है इसको bx मान लीजिए, bx जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होने वाला है। आप उसको इधर लाइए, कांस्टेंट को इधर लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि विड्थ का जो वेरिएशन होने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा x के साथ ना वो कैसा होने वाला है? पैराबोलिकली वेरी करने वाला है, पैराबोलिकली वेरी करेगा, लेकिन विड्थ वेरी करेगा, और डेप्थ जो है हमेशा आपके पास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अब आप बोलो ठीक है सर जी डायग्राम ड्रॉ करिए। अब आपने सिंपल सा डायग्राम बोला कि डायग्राम ड्रॉ करिए जिसमें विड्थ वेरी करना चाहिए पैराबोलिकली, लेकिन डेप्थ आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। और ब्यूटीफुल थिंग कैसा होने वाला है? बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपने क्या बोला? हमने डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लिया है। देखिए, देखते रहिए सब लोग, देखते रहिए क्या बना रहा हूं मैं। इसको 3D में बना रहा हूं ताकि आपको इमेजिन कर पाए, पर ये 2D में बना रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा ही। ये देखिए, और आप देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, उसके लिए ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डेप्थ है, कभी चेंज नहीं हो रहा है। डेप्थ इज नेवर गोइंग टू चेंज, ये हमेशा कांस्टेंट। डेप्थ आपके पास हमेशा कांस्टेंट दिखेगा। लेकिन एज फार एज द विड्थ इज कंसर्न, विड्थ को हमने पैराबोलिकली वेरी करा दिया है। कैसे? देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये विड्थ, फिर ये विड्थ, यहाँ पे ये विड्थ, यहाँ पे ये विड्थ। विड्थ किस तरीके से पैराबोलिकली आपके पास वेरी कर रहा है, आप देख के मजे लीजिए जीवन के। देखिए क्या आप लोगों को फील आ रहा है? यस और नो बताइए मुझे जल्दी से। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि विड्थ को किस तरीके से हमने
पैराबोलिकली वेरी करा दिया है, पैराबोलिकली वेरी करा दिया है। तो इस तरीके से आपके पास विड्थ को हमने वेरी करा दिया। और लोड कैसा लग रहा होगा? अगर आप बोलेंगे सर जिसमें लोड कैसा लग रहा होगा, लोड पैराबोलिकली लग रहा होगा। अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल सेंट्रल लोड लगाते चलिए, क्योंकि ये यूडीएल है, यूडीएल है, यूडीएल है। ये इस तरीके से आपके पास लोड लग रहा है, सिमेट्रिक लोड मैंने इस तरीके से लगा दिया है इसके बीचों बीच। तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा बीम बन रहा है। और अब ये बाउस है, अब ये बाउस है, दिस इज द बाउस, बाउस, बाउस। तो इस तरीके के बीम को बोलते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो मैंने बोला ना कि आप दुनिया में किसी भी बीम को बाउस बना सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशंस लेने पड़ेंगे, वेदर यू आर चेंजिंग द विड्थ, वेदर यू आर चेंजिंग द डेप्थ, और व्हाट एवर द कंडीशन इज। ठीक है क्या? बट क्यों बाउस बहुत बढ़िया है? क्योंकि आप ना बेहतर तरीके से ना मटेरियल का यूटिलाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग स्ट्रेस। तो होप कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बाउस क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा ब्लेसिंग्स और मजे करिए, और होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।